सीधे आपको उत्तराखंड के नैनीताल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये चुनाव की जनसभा है और ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में मैं आप सबके बीच में आदमी अजय भट्ट जी के जो मेरे बड़े भाई के रूप में भी लगातार उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमने साथ में काम किया है। मैं उनके लिए आपसे आपका मत, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका स्नेह मांगने के लिए, आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं इस बार आपका एक एक मत, जो भी मत आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे, दूसरे नंबर पर जो इनका चुनाव निशान है, और आप एक बार बटन दबाएंगे वो मत आपको भी जाएगा और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां पर जो है एक मत जुड़ जाएगा। भाई बहनों, ऐतिहासिक मत आपका होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव बड़ा अलग है। हर बार के चुनाव में देश में चर्चा चलती थी कि अभी सरकार किसकी बनेगी। इस बार इस प्रकार की चर्चा नहीं है भाई बहनों। इस बार एक ही चर्चा है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। आप किसी से पूछिए किसकी सरकार बन रही है, कहेंगे कोई सामने है ही नहीं। मोदी जी ने इतना काम कर दिया देश के लिए, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित कर दिया, देशवासियों को समर्पित कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान के उन्होंने काम किया है। और जो उनके 10 साल की तपस्या है, जो त्याग है, जो एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने आप सब के लिए लगाया है, देशवासियों के लिए लगाया है, हम सब लोगों के लिए लगाया है, उस तपस्या का फल आने का समय आ गया भाई बहनों। 19 तारीख को हमने बड़ी संख्या में माननीय अजय भट्ट जी को वोट देकर, माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देकर उस महायज्ञ में, जो देश के लोकतंत्र का महायज्ञ है, उस महायज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करनी है। हम सब जानते हैं अजय भट्ट जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। भाई बहनों, मंत्रिमंडल के सहयोगी होने के नाते पूरे देश भर का काम आपके जुड़े था। उसके बावजूद आपने हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र लोकसभा के मुद्दों के साथ साथ पूरे प्रदेश के अनेक मुद्दों को केंद्र सरकार में पैरवी करी है। उसका परिणाम हुआ है आज ये कुंडेश्वरी और यही काशीपुर के पास है, काशीपुर से धामपुर जाने वाली जो रेलवे लाइन है उसकी डीपीआर की आपको स्वीकृति मिल गई है। भाई बहनों, आने वाले समय में यहाँ बनेगा, यहीं पर हमारे यहाँ पर एम्स बनने वाला है, जबरानी बाग बनने वाला है, अमृतसर हरविंदर साहब के लिए जाने वाली ट्रेन, जिस ट्रेन के लिए हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस ट्रेन की स्वीकृति भी हमको मिल गई है। भाई बहनों, आने वाले समय में यहां से जो हम इधर रामपुर के रास्ते से होते हुए मुरादाबाद पहुंचते हैं, वो सड़क आगे चौड़ी होने वाली है। यहाँ से मुरादाबाद जाने वाली सड़क चौड़ी होने वाली है। यहाँ से आपको पता है कि पहले के समय में पाटपुर से हम रुद्रपुर जाते थे तो कितने घंटे लग जाते थे भाई बहनों। यहाँ से हम सांसद जी इस गांव में नहीं पहुंचे, सांसद जी वहां नहीं पहुंचे, सांसद जी गांव में पहुंचे हुए। तो नैनीताल से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक और झटका, आम आदमी पार्टी से कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही पटेल नगर से आपको बता दें विधायक है राजकुमार आनंद, और दिल्ली सरकार समाज कल्याण मंत्री भी थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं।
देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना, और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं। तो आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से भी और मंत्री पद से भी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे। साथ ही इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी कई सारे सवाल यहां पर कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने लगाए हैं और भ्रष्टाचार के सवालों को घेरते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। पटेल नगर से विधायक थे राजकुमार आनंद, दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री जो है वो थे, समाज कल्याण विभाग उनके पास था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में है, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी पार्टी में बिखराव भी सामने आ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ अब एक एक कर जो है बिखराव भी नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की सदस्यता से भी और मंत्री पद से भी। और एक तरफ इस्तीफा, दूसरी तरफ इस्तीफा देने के लिए जो उन्होंने सवाल जो उठाए हैं इस्तीफा देते हुए, भ्रष्टाचार के सवालों पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। अजीत, देखिए, यह बिल्कुल इस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री जो राजकुमार आनंद है, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो आरोप लगाया, वो उन्होंने अपना इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण बताया है कि जो नीतियां, विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो दलित समाज के लिए जो नीतियां आम आदमी पार्टी की थी, उस नीतियों पर आम आदमी पार्टी खरा नहीं उतर रही है। इन्हीं चीजों को मुद्दा बनाते हुए राजकुमार आनंद ने अपना जो इस्तीफा है वो दिया है। यार, ये बताना चाहूंगा, राजकुमार आनंद वो शख्स है जिन्हें हाल ही में मंत्री पद का जो कार्यभार है वो दिया गया था। और इससे पहले जब राजकुमार गौतम, राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, जब उनका इस्तीफा हुआ था तो उसके बाद राजकुमार आनंद को वही कार्यभार, वही मंत्रालय दिया गया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार जो राजकुमार आनंद है वो जमीन पर काम करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन आज जिस तरीके से आधार बताते हुए अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो न केवल आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि जिस तरीके से अजीत, जिस तरह से राजकुमार आनंद की बात की जाए, अभी इससे पहले हमने देखा था किस तरह से ईडी ने उनके घर में छापामारी भी की थी, और उसके बाद जिस तरह से राजकुमार आनंद आज इस्तीफा देते हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी का डर दिखाकर हमारे जो नेता है, हमारे जो मंत्री है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी छीन लेती है। किस तरह से देखें उनके इस्तीफे को, क्योंकि 1 घंटे पहले उन्होंने जो है संजय सिंह का एक पोस्ट भी रिट्वीट किया था। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ये जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा न केवल आम आदमी पार्टी को नीतियों पर सवाल खड़ा करने वाला है, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दिया, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं जो अलग अलग गुटबाजी की बात करें, बिखराव की बात करें, उसको भी दर्शाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के कहीं ना कहीं बार बार इस तरह के मामले पर ईडी का डर जो है वो बताती रहती है। लेकिन अब देखना ही होगा जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की अगला कदम क्या होता है। राजकुमार बिल्कुल अजीत, जहां एक तरफ दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी है अब उसमें टूट होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें। वहीं मैनपुरी से बीजेपी ने किया प्रत्याशी का ऐलान, ठाकुर जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं कैसरगंज रायबरेली से अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्या कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट मिलेगा? रायबरेली से रण में इस बार कौन प्रत्याशी होगा, तो सवाल कई सारे बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 9 उम्मीदवारों का नाम है।
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। वहीं मैनपुरी जो हॉट सीट भी मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है, मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से रण में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए कैसरगंज और रायबरेली को लेकर तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कैसरगंज और रायबरेली को लेते हुए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल यही कि क्या कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को ही फिर से टिकट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पहलवानों के साथ विवाद में बृजभूषण शरण सिंह का नाम सामने आया था, उसके बाद अभी तक यह बात क्लियर नहीं है कि क्या कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को ही फिर से भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जो है वो जारी की, मैनपुरी को लेकर जो है वो सस्पेंस खत्म हो गया, क्योंकि अटकलें भी यही चल रही थी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और वही हुआ, जयवीर सिंह का नाम फाइनल हो गया है। लेकिन प्रियम, सवाल यह भी कि कैसरगंज और रायबरेली को देखते हुए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रियम। बिल्कुल रिया, देखिए आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 10वीं सूची जो है वो जारी करी है और इस 10वीं सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करी गई है, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश से हैं। ये 7 सीटें भी वो सीटें हैं जिन पर तकरीबन कह सकते हैं कि सभी की निगाहें बनी हुई थी कि आखिर इन सीट पे बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारेगी, जिसमें मैनपुरी है, मछली शहर है, बलिया है, प्रयागराज है। इन सीटों पर भी आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन जो बची हुई अभी भी सीटें हैं, कुल 70 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 5 सीटें जो हैं उसने अपने सहयोगी दलों को दी हुई हैं और बची हुई 5 सीटें पर अभी भी बीजेपी को अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी है, जिसमें केसरगंज है, इसके अलावा रायबरेली है। ये वो सीटें हैं जो सबसे अधिक लोग जो है जानना चाहते हैं कि आखिर इस सीट से बीजेपी किसको बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतारेगी। लेकिन बीजेपी आखिरी बॉल तक मैच को ले जाना चाहती है और इसीलिए अभी तक उसने इन सीटों के अपने पत्ते जो हैं वो नहीं खोले हैं, क्योंकि इन सबके पीछे की वजह है कि बीजेपी चाहती है कि आखिरी बॉल तक मैच जाए और उसके बाद वहां पर जाकर जब वो अपने पत्ते खोले, ताकि विपक्ष को जो है वो संभलने का मौका ना मिले। जो वहां पर इस समय सिनेरियो जो बनता हुआ, जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी अभी उन सीटों पर अपने पत्ते खोलने से थोड़ा सा बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबको इसी बात का इंतजार है कि इन सीटों पर बीजेपी आखिर कब अपने प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा करेगी और कौन वो प्रत्याशी होंगे। केसरगंज की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट या कह सकते हैं सबसे जो चर्चा की सीट है वो इस समय बनी हुई है, क्योंकि वहां से बृजभूषण सिंह जो थे वो अभी तक सांसद थे और चूंकि जिस तरीके से विवादों से वो जुड़े रहे, काफी इस बृजभूषण सिंह को लेकर जो है जिस तरीके से विवाद चला देखने को मिला, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अब सबकी इस बात पर निगाहें हैं कि क्या वापस उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा। इस पर जरूर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को इस पर हमला करने का मौका ना मिले। अगर बीजेपी मान लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है तो विपक्ष उसका फायदा ना उठा सके, इसलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी ने अभी इन सीटों के जिस तरह से दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के बिना होकर नहीं गुजरता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को बोल सकते हैं। ऐसे में वो दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। जिन सीटों पर डाउट है उनमें समय लिया जा रहा है, जैसे केसरगंज और रायबरेली की सीट है। वहीं अगर बात करी जाए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस बरकरार है, किनका नाम इन दोनों ही सीटों पर कैसरगंज और रायबरेली, किन प्रत्याशियों का नाम सबसे आगे चल रहा है, किन लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है? रिया, देखिए नामों की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर हमेशा हमने देखा है, हम इतने लंबे समय से बीजेपी को कवर कर रहे हैं कि जब भी बीजेपी में जिन नामों की चर्चा होती है वो नाम हवाई हो जाते हैं और नाम जो लिस्ट आती है या जो बीजेपी सोच रही होती है वो कुछ और ही होता है। तो ऐसे में नामों को लेकर जो चर्चा चल रही है उस नामों को लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो आखिरी बॉल तक मैच को लेकर जाती है और इसके अलावा अपने पत्तों को छुपा के रखती है। अब जरूर जाहिर सी बात है कि इन सीटों को लेकर अभी नामों की चर्चा चल रही, कई नामों की चर्चाएं चल रही, लेकिन बीजेपी आलाकमान की तरफ से इन नामों को लेकर कोई अभी तक न पुष्टि करी गई है। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी की यही चीज हमने देखी भी है कि हमेशा नए प्रयोग किए जाते हैं और जिन नामों की चर्चा होती है असल में निकल कर कुछ और आता है। अब देखना ये होगा, ये जो दोनों ही सीटें हैं कैसरगंज और रायबरेली की, आखिर किनके नाम इन दोनों ही सीटों पर सामने आते हैं, कब तक वो जो सस्पेंस है वो निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पीलीभीत में जनसभा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीलीभीत की पुरनपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव।
पहले चरण में पीलीभीत में 19 अप्रैल को मतदान है, वहीं 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव जल्द पीलीभीत में जनसभा करेंगे। उसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जनसभा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीलीभीत की पुरनपुर विधानसभा में जनसभा का कार्यक्रम होगा। पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को पीलीभीत में मतदान होना है, जिसको देखते हुए 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको देखते हुए अब अखिलेश यादव का फोकस पीलीभीत में है और कार्यक्रम का वहां जो है तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर किया जा रहा है, बड़ी बात यह है खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित पाल पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पहले ही चरण में वहां पर चुनाव है 19 अप्रैल को, ऐसे में 17 अप्रैल को जो है चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। 12 को अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। क्या जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर? चुनावी दौरा इस टाइम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है, जैसे कि हर पार्टी अपने आकर करके दौरे कर रहे हैं, जनसभा करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो है अखिलेश यादव भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो भी पीलीभीत के विधानसभा 129 में दौरा करने के लिए आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व विधानसभा 129 में, जिसको आकर के जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को चुनाव प्रसार थमने वाला है और प्रथम चरण में ही पीलीभीत में इलेक्शन होने का निश्चित हुआ है, जिसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो है अपनी जो साइकिल की है अच्छी तरह से उनका यहाँ पीलीभीत में धाक जम सके और प्रत्याशी अपने भगवत शरण के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं जनपद पीलीभीत के तहसील पूर्णपुर में, आपको बता दें। और अच्छी तरह से वो बता रहे कि जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी हो चुकी है और अब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि जो अखिलेश यादव यहाँ आकर के जनसभा को क्या नसीहत देते हैं और क्या जनता के लिए करके जाते हैं। जी बिल्कुल, तो पीलीभीत में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे अखिलेश यादव, जिसको लेकर तैयारियां भी अब पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की, नजर बनाए रखें। इस समय जो है जनपद पीलीभीत में चुनाव चल रहा है और जिसकी वोटिंग जो है 19 अप्रैल को होनी है और 17 अप्रैल तक जो है उसका प्रचार प्रसार है। प्रचार प्रसार को तेजी में लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पूरनपुर में जनसभा होने वाली है 12 तारीख में। 12 तारीख में वो आके अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को संबोधन करेंगे और अपने पार्टी के एजेंडे को जनता के बीच में बताएंगे। 12 तारीख को प्रोग्राम लगने वाला, तैयारियां आप देख रहे हैं, घुमाइए कैमरा, बहुत बढ़िया तैयारियां हो रही हैं जोरों पर। कम से कम 40 से 50 हज़ार आदमी आने की संभावना है और चुनाव हम जीत रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हमारा मनोबल और बढ़ेगा और लंबी लीड से चुनाव हम जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता हमें वोट दे रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं, फिर जनता के लिए हम खड़े उतरेंगे, काम करेंगे। 2027 में 27 में यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।